चले फिर आप जरा जरा रिपीट कर दो, देन विल स्टार्ट। Sir, scenario is that Mrs. Aisha, she is 26 years of age, and she is having complaint of she's nulliparous, and she's having the complaint of heavy menstrual bleeding from last 2 months, and she has underwent ultrasonography on which there is a 3 centimeter intramural fibroid. Now patient came here for the further management. तो आपको टास्क क्या दी गई? Sir, history taking, asking about relevant examination and investigations, and then management of this patient. चलो, shall we start? Yes, sir. चलो। सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। मैं आज गायनी के क्लिनिक में आपकी डॉक्टर हूँ। मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूंगी। उम्मीद है आप मुझसे तावन करेंगी। जैसे कि मुझे बताया गया है कि आपका नाम आयशा है, और आपकी उम्र 26 साल है, और आपको 2 माह से माहवारी ज्यादा आ रही है। क्या ये मालूमात दुरुस्त हैं? जी। अच्छा, आप अपने मसले के बारे में मुझे कुछ मजीद तफसीलात देना चाहेंगी? आप मुझे बताएंगी कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं और क्या करती हैं? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। और आप शादीशुदा हैं? जी। आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है? 5 साल। आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई है? अ, मुझे तकरीबन कोई 15 डेज पहले। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जब पहले माहवारी आती थी तो वो उसकी सही तरतीब से आती थी? जी। उसमें ऐसा तो नहीं होता था कि माहवारी बेतरतीब होती हो, और कितने दिन के लिए आती थी? 5 से 7 दिन के लिए। ठीक है। माहवारी के दरमियान में कोई दाग तो नहीं लगता था, या माहवारी के साथ कोई नहीं। दर्द वगैरह तो नहीं होता था? खामन से मिलने के बाद कोई दर्द होता था या कोई धब्बा वगैरह तो नहीं लगता था? नहीं। अभी माहवारी में क्या आपको जो तब्दीली आई है, तो वो सिर्फ ये क्या माहवारी ज्यादा आने लग गई है? कितने दिन माहवारी आती है आपको? अब तकरीबन 8 डेज तक आ जाती है जी। और अच्छा। जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा। ठीक है। और इसके साथ आपको खून के लोथड़े वगैरह भी आते हैं? बीच में क्लॉट्स भी आते हैं जी। जी। आपकी माहवारी तरतीबवार आती है, या माहवारी के दिन भी बेतरतीब हो गए हैं कि कोई मुकर्रर दिन नहीं है, किसी वक्त भी आ जाती है? नॉर्मली उसके आसपास ही आती है जो डेट होती है। ठीक है। आपको खामन से मिलने के दौरान कोई तकलीफ या कोई दर्द, या दो माहवारियों के दरमियान में कोई धब्बा तो नहीं लगता? नहीं। अच्छा, अभी जो आपको माहवारी आती है तो आप 24 घंटे में कितने पैड इस्तेमाल कर लेती हैं? ये घर के बने हुए होते हैं या बाजार के? और रात में भी चेंज करने पड़ते हैं? हाँ जी, तकरीबन 5 से 6 पैड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएंगी कि आपको आपकी ये माहवारी है, इसके साथ आपको कोई शदीद दर्द तो नहीं होता? इतना ज़्यादा दर्द होता हो जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन को अफेक्ट करता हो, और इसके लिए आपको नहीं कोई होती। दवाई वगैरह लेनी पड़ती हो? पेन होती है, काफ़ी सिवियर पेन होती है पहले ठीक 3 दिन। है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कोई पेट में ऐसा तो नहीं महसूस हो कि आपका पेट बढ़ रहा हो, या कोई पेट में बढ़ोतरी हो रही हो? नहीं। अच्छा, आपको कोई नीचे से गंदा पानी वगैरह तो नहीं पड़ता? कोई पेट में दर्द रहता हो या बुखार होता नहीं। हो? no, आपको नीचे से कभी आपके नीचे से पहले आपके जो है, आपने जैसे मुझे बताया कि आपके बच्चे नहीं है, तो आपके पहले कोई हमल ज़ाया वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं जी। आपको नीचे से कोई कभी सफाई करवाई हो, या कभी कोई छल्ला रखवाया हुआ हो, या आपको इस किस्म का मसला तो नहीं है? नहीं जी। आपको कोई मुसलसल खांसी, वजन की कमी, या कोई टीबी वगैरह के शक के साथ तो नहीं रही हैं? नहीं। आपको कोई आपको कोई बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी तो नहीं लगती? कोई मौसम ज्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं। कोई जिस्म पर आपके कोई जिस्म पर धब्बे, या कोई नाक से, मसूड़ों से कोई ज्यादा खून वगैरह आता हो, या जिस्म के किसी और हिस्से से ज्यादा खून आता हो? नहीं। आपके खानदान में कोई खून लेने की बीमारी वगैरह तो नहीं है किसी और शख्स को? नहीं। आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा वाल, वजन की ज्यादती, इस किस्म के मसाइल तो नहीं थे? नहीं। आप कभी कोई खून पतला करने वाली अद्वियात तो नहीं इस्तेमाल कर रही? नहीं। आपने कभी कोई मायने हमल कोई गोलियां इस्तेमाल की हैं, या इस मसले के लिए पहले कोई नहीं। हार्मोन्स वाली दवाइयां इस्तेमाल की हैं जो आपने बेतरतीबी से ली हो? नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगी कि
आप ऐसा तो नहीं है कि आप काम करते वक्त थक जाती हो, आपको सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता हो या दिल की धड़कन तेज हो जाती हो? थक जाती हूँ। थक जाती हैं। अच्छा, आप मुझे इस मसले के लिए आप पहले कभी डॉक्टर के पास गई हैं? उन्होंने आपको बताया है कि कभी आपको कोई फौलाद की अद्वियात वगैरह दी हों या कभी कोई ड्रिप्स वगैरह लगवाई हों? नहीं। आप अपनी खुराक में गोश्त, अंडा, सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करती हैं? कभी कोई जी नहीं। अस्पताल तो नहीं दाखिल हुई? कोई नहीं। खून वगैरह लगाओ? नहीं। अच्छा, आपकी बच्चेदानी की मुंह से कभी कोई शीशे वाला टेस्ट हुआ है? नहीं। अच्छा, आपकी अभी जो आप मुझे अपनी ये बताना था, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी या कोई और ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं। आपके खानदान में बच्चेदानी, अंडेदानी या फाइब्रॉइड नामी जो रसोलियां होती हैं, उसकी कोई बीमारी तो नहीं है आपकी बहनों में या आपकी वालदा को? नहीं जी। अच्छा, और मैं ये पूछना चाहूंगी माजरत के साथ कि आप तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं करती? नहीं। आपका गुजर बसर सही हो जाता है? आपके खामन क्या काम करते हैं? वो प्राइवेट जॉब करती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएंगी कि आपकी और आपके खामन की ये पहली शादी है, जैसे आप मुझे बता रही हैं कि 5 साल हो चुके हैं और आपका कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं, सॉरी, हाँ जी, पहली शादी। अच्छा, आप 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं? हाँ जी, इकट्ठे रहे। अच्छा, माजरत के साथ कुछ सवाल पूछना जरूरी है कि आप हफ्ते में कितनी दफा इकट्ठे होते हैं और इस दौरान आपको कोई मसला तो नहीं होता? 2 से 3 दफा। ठीक है। अच्छा, आपने अभी जो आप यहाँ पे आई हैं, तो मुझे ये आप बताना पसंद करेंगी कि आपका मसला ज़्यादा क्या है? आप माहवारी के लिए ज़्यादा परेशान हैं, ये जो आपको बहुत ज़्यादा आती है, या आप बच्चों के लिए इलाज करवाना चाहती हैं, बच्चों के लिए ख्वाहिशमंद हैं? दोनों। दोनों। ठीक है। दोनों के लिए। अच्छा, अभी तक आपने कोई अपने इससे रिलेटेड कोई अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं या अपने खामन के टेस्ट करवाए हैं, या आपने कोई टेस्ट करवाए हैं, और कोई आपने पहले इलाज वगैरह करवाया है? हाँ जी, कराया कुछ। आपने क्या करवाया है इलाज में? कुछ टेस्ट कराए हुए हैं आप। मुझे अब याद नहीं, लेकिन बताइए कौन से टेस्टों की जरूरत है आपको। ठीक है। अच्छा, अभी जो अभी आपका मैं कुछ मुआयना करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपके कद और वजन के तनासब के साथ आपका बीएमआई देखना चाहूंगी। सर, आई 28। वांट टू नो 28। उसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर, नब्ज की रफ्तार और उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर और नब्ज की रफ्तार देखना चाहूंगी। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, नॉर्मल। रेस्पिरेटरी रेट। तो ठीक है। नॉर्मल है। मैं आपको खून की कमी के लिए भी देखूंगी। और इसके अलावा मैं आपके जैसे कि मुझे खून की कमी के लिए भी देखूंगी। और मैं आपका पेट का मुआयना करूंगी, जिसमें मैं देखूंगी कि उसमें कोई सोजिश या कोई रसोली वगैरह तो नहीं महसूस हो रही। इसके अलावा मैं आपका नीचे से मुआयना करूंगी, मैं ये देखूंगी कि आपकी जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के मुंह है, उस मुंह का हिस्सा सही है। और इसके अलावा मैं आपका नीचे से एक टेस्ट जिसे हम पेप स्मेयर कहते हैं वो भी लेना चाहूंगी। मैं आपकी बच्चेदानी का क्या साइज भी देखूंगी। और उसके मुताबिक सर, आई नीड द पर्स speculum and bimanual examination also नॉर्मल है। for abdominal findings. बच्चा नॉर्मल। Then ठीक है। I have completed my history and examination. Now I would like to do the investigations of my patient, in which as my patient is 26 years of age and she is having heavy menstrual bleeding, although her LMP is 16 days back, I would like to do her urine pregnancy test. नेगेटिव है। I would like to do the complete blood count with date, including hemoglobin in grams per deciliter, total एट पॉइंट leukocyte सिक्स count, and creatinine count. Sir, HB is 8.6। 8.6. Then I would also want to inquire about blood group and RH typing. बी पॉजिटिव। I would blood sugar time random and hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and urine complete examination for the midstream urine examination for pulses, proteins, and sugars. नॉर्मल है बेटा, सारे नेगेटिव। ठीक है। Ultrasound findings is already given to me, but in addition to these findings, I want to know about the uterine size and 10 मिनट्स। 10. Okay. I would like to know about the one fibroid is given in the. Then I would like to टेन know मिनट्स more होता है about. बेटा। स्टेशन आपका 10 मिनट का होता है। सर, इसका सर मैं आगे बता दूंगी।
आप मुझे तो बता दोगे, लेकिन आपका जो एग्जाम में जो होगा वो तो आपका 10 मिनट हो गया। नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन। ये तो अब इसमें आपको जो टास्क दी गई थी उसमें क्या क्या दिया गया था? सर उसमें पेशेंट जो है, पेशेंट इज 26 years of age, married for 5 years, What and is task? she, What was your task? I'm not sir, asking about you. relevant history, investigations, examination and investigations. इसमें आपने क्या क्या किया हुआ है? सर मैंने हिस्ट्री ली है, एग्जामिन किया है, इन्वेस्टिगेशंस सर मैं ले रही और फिर आगे उन्होंने उसकी मैनेजमेंट का भी पूछा हुआ थी। जी सर। है। एडमिन्स के अगर इसके अगर 50% तो आपने कर लिया, 50% आपका नंबर जो है उसमें से जीरो आ गया। और वो जो 50% लेस, सपोज कि अगर 10 नंबर थे, 5 में से अगर मैं बहुत ज़्यादा भी आपको दे दूँ, 4 नंबर आपको उसको मिल गया, बाकी जो आपके 5 नंबर हैं उसमें से, क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं उसका, तो उसमें से नंबर आपके कितने आएंगे? सर जीरो ही आएंगे जो नहीं बताया सर। जो नहीं बताया। और उसके बाद टोटल आपके स्टेशन में कितने नंबर आ गए? सर ये तो अब आपको पता होगा सर। चलो, अगर हम 3 नहीं देते तो 4 दे देते, तो 4 भी लगाएंगे तो 40%, दैट इज काइंड ऑफ यू देन। ये वो स्टेशन है जो आपको आता है, ये नहीं कि आपको नहीं आता। इसमें तो जी ओनली सर। थिंग है जो नहीं आता, वो आपको ये नहीं आता कि आपने इसको ऑर्गेनाइज करके अपने टाइम के अंदर पूरा कैसे कर। इट इज नॉट जी एन सर। हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग केस, पता नहीं हर दफा ही मेरा ख्याल है, ये तो हम कहते ही कहते हैं। इट्स एन फोकस हिस्ट्री, जो आपको पता है कि जी की एक पेशेंट है जिसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है ऑफ कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और आपका क्या ख्याल है इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम क्या है। The patient is having fibroid and heavy menstrual bleeding along with fibroid and infertility, subfertility. इस पेशेंट की अगर आप देखा जाए तो मेरे हिसाब से 3 इश्यूज हैं। जी सर। वो क्या क्या है? So the patient is having complaint of heavy menstrual bleeding. She is also anemic and she is subfertile. ओके, शी इज अनीमिक, एक। दूसरा आपका जी इसमें आ सर। जाता है कि शी हैज सफर्टिलिटी एंड शी जी हैज सर। एर्ली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जी सर। बिकॉज ऑफ, प्रॉब्ली Fibroid. बिकॉज ऑफ फाइब्रोइड। Fibroid. तो जो आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए वो इन्हीं 3 चीजों के अंदर फोकस होनी चाहिए। Okay sir. जो आपकी उसके बाद एग्जामिनेशंस हैं, वो ये भी नहीं कि जल्दी से आपके इसके हिसाब से होने चाहिए। और जो लास्ट आपका इसकी मैनेजमेंट है, वो भी आपने इन तीनों को देख के पूरा कर। जी सर। अब उसमें बाकी जो हमारे लेफ्ट राइट क्वेश्चंस हैं, इसको किस तरह आपने 10 मिनट के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, वो कहानी है एक और। एक अलग है। एक सेकंड बेटा, होल्ड करो, टू टेक दिस कॉल।
अच्छा, आई एम सॉरी। बात ये है कि इस सारे टोक स्टेशन के अंदर इसको आपने ऑर्गेनाइज कितना प्रायोरिटी दे के देनी है। अगर ये आपकी 4 टास्क दी गई हैं आपको शुरू के अंदर, जो उसमें आपको दे दी गई है, यू हैव टू मेक श्योर कि जी आपने इन चारों के लिए, अगर मैं इन चारों को डिवाइड करूं, तो आई प्रॉब्ली वुड से कि हम 3 3 6 और 4 मिनट, ये जो पहले आपके 6 मिनट हैं वो आपकी हो जाने चाहिए विद द डिस्कशन ऑफ ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन और जो इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है। और लास्ट 4 मिनट्स हैज टू बी डन फॉर जो आपकी मैनेजमेंट प्लान है जी जो आपने डिस्कस करना है उस पेशेंट के साथ। जी 4 से 5 मिनट आपको उसमें से चाहिए होंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट का प्रॉब्ली नंबर है वो 60% उसके नंबर होंगे और बाकी सबके जो होंगे वो। और उसमें आपने मोटी मोटी चीजें उसकी जो है वो लेके देन यू स्टार्ट ऑफ विद ऑल दिस। बेसिकली जिसमें डिस्कशन थी उसमें मरीज ने पूछा था कि जी कि मेरा डायग्नोसिस क्या है और मुझे ब्लीडिंग क्यों ज़्यादा हो रही है, मेरी ट्रीटमेंट की ऑप्शंस क्या क्या हैं, और मेरी फर्टिलिटी के लिए आप फिर क्या क्या करेंगे। अगर हम इस मैनेजमेंट जी में सर। जाते हैं तो अगर इसी को पूछना है तो इसके मुझे आप जल्दी से अगले 4 मिनट में जवाब दे Sir, first of all, I will do the counseling of my patient regarding her diagnosis that she is having the intramural fibroid, which is present in the cavity of the body of the uterus, and most probably it's less likely to affect her fertility. And I will also manage my patient by multidisciplinary approach, including gynecologist, hematologist, radiologist, and also I will include the fertility expert. And my aim of management will be to correct anemia of my patient and to improve her quality of life and to provide her treatment for the heavy menstrual bleeding in the form of pharmacological treatment, which may be given tranexamic acid and antifibrillary drugs can be given for the control of the bleeding, and the buildup of hemoglobin, which may be in the form of parenteral transfusions, can be carried out. And then after buildup of hemoglobin optimization of my patient, I will give her treatment as she's only 26 years of age. So I will give her treatment for the, and she is married for 5 years. So I will give her treatment in the form of ovulation induction for the fertility. नहीं, you will do the ovulation reduction with the fibroid inside and with all these symptoms anemia। Sir, और we दूसरा can. दूसरा मुझे आप ये बताओ बेटा, ओवुलेशन इलेक्शन के लिए प्री रिक्विजिट में क्या क्या चीजें होती हैं। Sir, if the I will further assess the location of the fibroid. If it is near to the endometrium, then we will plan for its removal. And if it is intramural and its size is less than 5 centimeter, then we can wait for the patient. We can also give the but patient is 5 years. Patient is having 5 years of infertility, so we will give some treatment to the patient. व्हाट ट्रीटमेंट इज दैट। Sir, sir, देखो बेटा, मैं आई ट्राई टू कीप दिस सिंपल। ये मरीज आपके पास इसी तरह करके आ जाए, क्योंकि आई एम सॉरी, आई हैव टू, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई तो आई हैव टू गो देयर, मैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। ये वाली मरीज जो है, इसकी बेस्ट ऑप्शन इस स्टेज पे वेयर वी आर इज एग्री कि जी हमने उसकी एनीमिया की करेक्शन करनी है। पहले तो जी सर। 8.6 के साथ है वो उसका है। नंबर सेकंड स्टेप इसके अंदर अगर आपका आ जाता है वो ये, बिकॉज ऑफ ऑल दिस आप इसकी एचएसजी करो। एचएसजी करके जी आपकी दो चीजें हो जाएंगी। नंबर वन, अगर वो कैविटी के अंदर डिस्टॉर्ट या कर रहा है तो वो एचएसजी के अंदर कैविटी आपकी नजर आ जाती है। जी नंबर सर। टू, उसके साथ आपका ट्यूबल स्टेटस जो अभी तक उसका नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। नंबर जी थ्री, सर, ठीक इसमें है। आपने जो चीज नहीं पूछी वो उसका सेमेन एनालिसिस है। जी सर, सर वो मैंने इन्वेस्टिगेशंस में मांगना था लेकिन वो फिर टाइम नहीं। चलो मैं आगे थोड़ा सा ट्राई, अगर इसका जी सेमेन सर। एनालिसिस ठीक है और हम एचएसजी करते हैं, उसमें इसकी ट्यूब की पेडेंसी या उसमें फाइब्रॉइड की इंडेंटेशन आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली देन वी कैन डिसाइड कि हमने आगे क्या करना है। तीसरा जो चीज आपने इसमें नहीं पूछी कि जी उसको अगर लास्ट 2 मंथ से ही सिर्फ ये प्रॉब्लम है, क्या उसने कोई ट्रांसएमिनिक एसिड वगैरह ली और उससे क्या उसका इफेक्ट हुआ।
अगर उसके हिसाब से ये पेशेंट, इसकी पेन वगैरह ये सारा कुछ ठीक था, देन अकॉर्डिंगली वाला फाइब्रॉइड हमने रिमूव करना है कि नहीं करना। अगर हम इसकी रिमूव करने की बात करेंगे तो फिर देन इस इन सब केसेस के अंदर विल डू एन हिस्ट्रोस्कोपी। वो रिलोकेट कर लेगा आपका बारह कैविटी को देख लेगा, और अगर वहाँ पे कोई और पैथोलॉजी ऑफ डिस्मेनोरिया और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसको भी रूल आउट कर लेगा। उसके साथ हम इसको लेप्रोस्कोपिकली, या हम अगर नहीं आपको फैसिलिटी अवेलेबल, तो हम मिनी लैब करके या स्मॉल इंसिजन देख के इसको फाइब्रॉइड निकाल के इसको हम क्लियर करके देख लें, और उसके साथ ट्यूबल स्टेटस दोबारा चेक कर लेंगे। एंड अगर ट्यूबल स्टेटस चेक ठीक हो जाता है तो आफ्टर अबाउट मायोमेक्टमी के 3 to 4 मंथ्स के बाद फिर हम इसको आगे ओवुलेशन इंडक्शन दे सकते हैं। और देन वी कैन प्रोसीड के अगर कंसीव नहीं करती 3 साइकिल में तो फिर हम आईयूआई की बात कर सकते हैं। अगर 3 साइकिल्स आईयूआई नहीं हो सकते फिर हम आगे उसकी आईवीएफ की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल उसकी शादी को हो गया है एंड सो ऑन। पर जी बेसिकली सर। द आइडिया ऑफ दिस पेशेंट, अगर आपके पास एक क्लिनिकल सिनारियो आता है और मैं इसे पढ़ता हूँ, आपने इसके रिस्क फैक्टर्स आपने या उसके इश्यूज आपने रिजॉल्व करने हैं, विच इज एनीमिया, सबफर्टिलिटी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड प्लस डिस्मेनोरिया भी। जी सर। तो उनको वन बाय वन आपने, और जो आपकी ये जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो इन्हीं 3 4 चीज़ों के हिसाब से होनी चाहिए। जो आपकी एग्जामिनेशन है वो इसी हिसाब से, और आपका ट्रीटमेंट प्लान ये होगा। अगर वो कहती है कि जी लेट्स सपोज कि जी मैंने अपनी सर्जरी नहीं करानी है, इसका नहीं करना, तो और मेडिकली ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाता है ट्रांसमीन और पॉन्सन के अलावा, फिर और क्या ऑप्शन है हमारे सर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं, पास? लेकिन वो फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। Yes, we can talk about uterine artery, लेकिन that would be not the best option. Why? Because उसमें कितने परसेंट केसेस हैं? ओवेरियन डिसऑर्डर का। हाँ, ओवेरियन ओवेरियन रिजर्व। डिसऑर्डर का काम करता और अगर हमने इसकी है। ओवेरियन, 30%। नहीं 30 बहुत ज्यादा है। It's सर not- 5% है ना। हाँ, 5%। इट्स अबाउट 5%, लेकिन वो आप बता के उसको आप कर सकते हो, मैक्सिमम इज 5%। एंड नंबर टू, इसी के हिसाब से फॉर फर्टिलिटी वर्कअप के हिसाब से हम इसका एएमएच, मायोमेक्टमी। हम इसका एएमएच लेवल भी कराएंगे। जी सर, ठीक है। ठीक है, एंड सर देन वही हाउ विल प्रोसीड दे विद। दो। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि मैं आप लोगों को किस तरह समझाऊं कि जब आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं तो आपने 10 के 10 मिनट सिर्फ हिस्ट्री पे और एग्जामिनेशन पे नहीं गुजार सकते। उसको थोड़ा सा अपना ऑर्गेनाइज करो। और मैं ये अच्छा। बात मेरे ख्याल है हर दफ़ा कह चुका हूँ कि ये अगर हमने रिस्क फैक्टर्स मैंने निकाल दी हैं, एनीमिया, सब फर्टिलिटी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इन सब के आप अलग अलग पेज के ऊपर एनीमिया के आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, 5 6 सवाल जो पूछने हैं कि जी के वही वीकनेस, घर के काम, सारा कुछ वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपने कुछ का ट्रीटमेंट कर लिया है, नहीं। आपकी फर्टिलिटी के जो 10 सवाल हैं वो आपने 10 सवाल वहाँ पे अपने अलग पेज पे लिख कर देख लो कि जी सब फर्टिलिटी आएगी तो ये वाली चीजें हमने इसमें कवर करना है, हस्बैंड का क्या करना है, क्वाइटस का क्या करना है, वाइफ का क्या करना है, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और फाइब्रॉइड के साथ आती है तो उसके हमने कौन कौन से क्वेश्चन हमें ला के उसके जाके पूछ, वो पूछ के देन भी आगे जाके देखें। और जो बाकी सारी, सॉरी बेटा एक चीज, और उनको थोड़ा सा कंसाइज करने के लिए कि जी आप कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, उसकी कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे, और उसके अलावा हमने जो पहले इसकी ट्रीटमेंट ली है उसकी हमने भी क्या ट्रीटमेंट ली है कि नहीं किया। सर इस पेशेंट में एएमएच क्यों कराएंगे सर? बेटा आप एएमएच फर्टिलिटी के वर्कअप के लिए इट इज मैंडेटरी। अच्छा सर, वो कहते हैं ना एज के लिए 35 years एंड अबव हर पेशेंट में कराएं सर? नो, the AMH has to be done for anybody who comes with subfertility। उसका आपके करके उसका अवेयरनेस जब देखने के लिए बेस लाइन आपको जरूरत है। जिस तरह पहले सर एफएसएच कराया करते थे सेकंड डे पे, अब उसकी जगह एएमएच इज मस्ट। सर जब तक उसका हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सेटल नहीं होता और एनीमिया नहीं होता, हम मायरीना रख सकते हैं? बेटा माइरीना डज नॉट इज इफेक्टिव इन दोज केसेस जहाँ पे फाइब्रॉइड जो हैं वो अंदर उसके प्रोड्यूस कर रहा हो। सर एंड डू लेकिन थ्री रिमेंबर सेंटीमीटर का। एक मिनट सॉरी, शी इज अ कैंडिडेट हु वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट आल्सो। माइनर रख के कब तक क्या इंतजार करोगे आप? सोर्स वही है, कॉज वहां पे ही है। शी विल मे बी उसकी थोड़ी सी डिस्मेनोरिया और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बेहतर हो जाए, लेकिन उसकी मेन कंसर्न जो है, इसीलिए तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उसकी विशेस क्या है और वो चाहती क्या है। एंड इन दिस केस इट इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद फर्टिलिटी, so we need to treat the bleeding part and then we move on to the fertility part।
अनलेस सर कैंटर वो कह कि जी मेरा हस्बैंड तो अभी गया हुआ है दुबई, उसने 2 साल के बाद आना है, तब तक आप अभी कुछ नहीं करना चाहती, उसके बाद में फिर देन वी कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन नॉर्मली मारीना जिसके अंदर ये फाइब्रॉइड जो है इंडेंट कर रहा हो एंडोमेट्रियम को, दे आर नॉट काइंड ऑफ, इट इज वेरी इफेक्टिव। सर एनी ओके। गायनेकोलॉजिकल डिजीज काजिंग सब फर्टिलिटी, वहां पे हार्मोनल का कोई रोल ही नहीं है, यही है ना बात सर, जहाँ पे उसको मतलब फर्टिलिटी चाहिए, जैसे यहाँ पे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, बेटा पीसीओ ये, में। हाँ नहीं देखो, अक्रॉस द बोर्ड यू कैन नॉट से येस और नो, लेकिन देन फिर आप पेशेंट की इवैल्यूएशन करके उसकी एज, हस्बैंड कहाँ पे है, पेशेंट की विशेस क्या हैं, उन सबको देख के देन यू डिसाइड। इन सम केसेस यस, फॉर अ टेम्परेरी टाइम पीरियड यू हैव माइट हैव टू गिव इट, लेकिन दैट इज, देखो जो भी हार्मोन्स आप दोगे वो तो के सारे एज अ कॉन्ट्रासेप्शन भी तो वर्क करेंगे ना। चाहे हमने मारीना रख दी, चाहे हमने उसको ओसीबीस पे डाल दिया, चाहे हमने कुछ और दे दिया, तो फिर दे आर नॉट द आइडियल वंस जो फर्स्ट चॉइस फॉर विद द सफर। सर अगर एंडोमेट्रियोसिस की हम बात करें, अगर हमने लेप्रोस्कोपी की वो रिमूव कर दिए, अब पेशेंट जो है वो फर्टिलिटी चाह रही है, तो 3 मंथ तो हम वैसे भी वेट करते हैं ना आफ्टर सर्जरी, तो उसमें क्या हम देंगे उसको प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या सीओसीपी? बेटा आजकल जो गाइडलाइंस है उसमें कहते हैं कि जी आपकी सर्जरी इतनी मेटिकुलस होनी चाहिए कि आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जी आई सर। बिलीव कि डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी आपने किस तरह की, और नंबर 2 उसकी ग्रेडिंग ऑफ द डिजीज पे। जी सर। वे डिजीज हैं उसमें आई वुड लाइक टू कीप हर एमनोरिक फॉर अ वाइल बिफोर हम प्रोसीड करेंगे फॉर फर्टिलिटी के लिए। और जो ये स्टेज 3-4 वाले पेशेंट्स आते हैं देन दे आर आइडियल, जिसमें हम सर्जरी करने के बाद 3 मंथ्स उसको एमनोरिया करते हैं और फिर फौरन उसको आईवीएफ के लिए भिजवा देते हैं, चाहे उसकी ट्यूब्स वगैरह सब ठीक भी हो, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ वो विंडो पीरियड है जिसके अंदर उसका सक्सेस रेट बेस्ट है। जब थोड़ा और टाइम गुजर जाएगा तो फिर देन वो करे, अगर वो कहती है जी मैंने अभी नहीं कराना, मे बी वी कैन कीप हर एमनोरिक फॉर अबाउट 6 मंथ्स इवन फॉर अ ईयर, और उसके बाद जब वो रेडी हो आईवीएफ कराने के लिए तो फिर हम उसको आईवीएफ के लिए रेफर करते हैं। दैट इज सर वन वे। सर फिर इस 6 मंथ में या इस 3 मंथ में उसको स्पोंटेनियस कंसेप्शन के लिए तो एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करना ना? मैं दैट्स अगेन पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन, उसकी एज, उसका हस्बैंड इधर रहता है, पास रहता है, नहीं रहता, वो सारा कुछ बेटा अक्रॉस द टेबल देखने के बाद देन वी डिसाइड। यू कैन नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर सकते कि जी कि हमने उसको ये करना, सर इस क्योंकि पेशेंट में हम एएमएच मांगने अगर हम गलती में भी भूल जाते हैं, तो क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसकी एज भी जो है 26 ईयर्स ओल्ड है, रेगुलरली उसको मेंसेस आ रहे हैं, तो इस वजह से भी? अनलाइकली है कि आप जस्टिफाई जरूर कर सकते हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है वर्कअप जब इनफर्टिलिटी पेशेंट कह देता है तो उसमें जरूरी है, क्योंकि वी हैव सीन मतलब है कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हर एज में तो देखा हुआ है बेटा, जी तो सर। इसलिए, तो सर और उसमें कई बार उनको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कई बार पेशेंट्स को एमनोरिया होता है, और कई बार बीच में मतलब है कि सम पेशेंट्स जैसे कि जिनका रेगुलर साइकिल आ रहा है इवन आफ्टर 40-45, लेकिन आप एएमएच कराओ तो इट कम्स डाउन। वो सर सिर्फ ये डिटरमिन करेगा कि आपके पास कितना ओवेरियन रिजर्व का टाइम है और आपने आगे एक्शन कौन सा लेना। सर एएमएच 1.3 जी, नैनोग्राम पर एमएल के यूनिट से 40 ईयर्स ओल्ड पे पेशेंट के लिए मतलब स्पॉन्टेनियस वेट करना ठीक रहेगा? आई डोंट थिंक सो, डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि उसकी शादी को कितना हुआ है, लेकिन आई विल नॉट वेट फॉर वेरी लॉन्ग। सर सेकेंडरी सब फर्टिलिटी लास्ट 3 मंथ 13 ईयर्स। हाँ तो डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। जी सर। और अगर सर सर मेरी, सर इसमें एएमएच जो है वो पिकोमोल में बुक्स में लिखा हुआ है, तो सर हम पिकोमोल्स में याद करें जिसमें 10 to 25 है, बेटा या आपको सर उसकी हम? जो आपकी रेफरेंस एज आपको पता होना चाहिए, उसकी यूनिट्स कौन से हैं और रेफरेंस एज क्या है, दैट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस कि पीको में है कि नहीं। आप सिर्फ आप ये पूछोगे वो तो मतलब है कि ये तो वही ना, एक आपको नंबर दे दिया कि ये सेंटीग्रेड में है, ये फॉरेनहाइट में है, इट इज टोटली अप टू यू, आपको पता होना चाहिए कि फॉरेनहाइट में कौन सा नॉर्मल है और सेंटीग्रेड में कौन सा नॉर्मल है, पीको में कौन सा नॉर्मल है, नैनो में। सर सर अगर हमें उसमें एग्जाम में जैसे अल्ट्रासाउंड के आजकल रूटीन है कि अल्ट्रासाउंड का ब्लैक स्कैन दे देते हैं, ठीक है जी, सर? सर फिर हम उसमें एग्जामिनर से पूछ सकते हैं कि हमें जो है इसकी इंटरप्रिटेशन चाहिए? नहीं, वो दे एक्सपेक्ट यू कि टू रीड दैट, जितना उसको पता है कि उतना आपको अल्ट्रासाउंड में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक आई है डोंट सर। थिंक द एग्जामिनर बताएगा।
सर लेकिन Basically, सर जो basically, सोनोलॉजिस्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि बगैर वीडियो के या मल्टीपल क्लिक्स के हम बता ही नहीं सकते कि यूट्रस है या ओवरी है। क्या आप ज़ाहिर नहीं बता सकते, लेकिन आप कहोगे कि दिस वी नीड मल्टीपल उसकी पिक्चर्स, लेकिन जो मुझे अभी नजर आ रहा है उसमें दिस इज व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट। और ऑफ कोर्स हमने कह दो कि जी वी आर नॉट एन रेडियोलॉजिस्ट एंड वी आर नॉट एन एक्सपर्ट्स, तो उसकी फिर हम रेडियोलॉजिस्ट से अगर जरूरत पड़ेगी तो ओपिनियन भी और उसकी रिपोर्टिंग ले लेंगे। सर इसमें जो है हिस्ट्री जो है जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या फाइब्रॉइड है, प्रेशर सिम्टम्स के लिए सवाल पूछ लिए, इनफर्टिलिटी के इनिशियली सवाल पूछ लिए या पूछ लिया कि उसके लिए वर्कअप क्या करवाया, कोई ट्रीटमेंट अब तक क्या लिया है उसके लिए, बस इतना ही पूछना है ना। और एनीमिया के 1-2 क्वेश्चंस, मतलब अगर बेटा, फोकस करें तो। हाँ आपने फोकस लेनी है एंड यू टाइम योरसेल्फ के मैंने जिस तरह कहा कि आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो मैक्सिमम भी आपने है वो 4 से 5 मिनट में आपका पूरा हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट में ज्यादा आपका 60% टाइम यूज करना चाहिए। सर अगर हमें हिस्ट्री पे लगता है कि भाई उसको और फर्दर कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर या थायराइड डिसऑर्डर नहीं है, तो फिर हम एग्जामिनेशन में वो स्किप कर सकते हैं, मतलब उसका। हाँ, कर, क्योंकि देखो जी फोकस्ड है बेटा, इसमें वो डिटेल में उसके नहीं होंगे उसमें जिसमें आप अब उस नॉर्मली इस तरह के मरीजों में के अंदर नॉर्मली बाकी वो डिजीज नहीं ऐड ऑन करते, जी नहीं सर। करते, ताकि वो अगर वो सारा कुछ ऐड होना शुरू हो जाए फिर तो टाइम ही नहीं रहता। लेकिन आपने जी उसकी वैल्यूएशन सारी करके फोकस करके वो कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी सर। बेटा आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू लीव, क्योंकि मुझे बात कॉल आ रही है। इसको हम अगर दोबारा करना चाहेंगे तो वी कैन काइंड ऑफ डू दैट। वो मैं इमरान से आप बता देना, इमरान विल डू दैट, अदरवाइज फिर हम इसको आगे लेके चलते सर दूसरा कोई टॉपिक भी रख लेंगे इंशाल्लाह। हैं। वो सर आप ये ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोएस्थेनिया आ गया था आईएमएफ में, जिसका तो सॉरी सर हमें तो अलिफ ही नहीं पता। ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोएस्थेनिया। बेटा इस एग्जाम का यही तो हो गया है, आप वो बुक में से कुछ चीज भी आपको दे सकते सर अब हैं। ये ये तो आपको अब थ्योरी अब आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सर ये थोड़ा सा इस केस में जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था इसमें ये सेंसिबल होगा कि आप 5 ईयर के बाद अगर पेशेंट को जैसे हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम HSG करा के देख लें कि वो उसकी ट्यूबल पे इफेक्ट तो नहीं डाल रहा, और अगर मतलब डाल रहा है तो हम इसे, क्योंकि टाइप 4 है तो मायोमेक्टमी से ही प्रोसीड करें, हिस्टेरोस्कोपिक ना लें। नहीं, अगर आपने उसको निकाल देखो HSG आपको कैविटी बेसिकली इस पेशेंट के अंदर आपने ये चीज दो चीजें इसमें निकालनी थी कि क्या वो फाइब्रॉइड अंदर इंडेंट कर रहा है एक कैविटी के अंदर, और नंबर 2 क्या आपकी ट्यूब्स खुली हैं कि बंद हैं फॉर फर्टिलिटी पॉइंट। जब ये दोनों चीजें एक आसानी से HSG में हो जाती हैं तो फिर आपकी आपके मैनेजमेंट आसान हो जाती है। अगर तो वो इंडेंट कर रही होगी और लेट्स सपोज ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, फिर तो आप जाओगे जाके उसकी अपना ये फाइब्रॉइड निकालोगे और उसके अकॉर्डिंगली अगर प्री ब्लॉक्स हैं और वो ड्यूरिंग सर्जरी भी ब्लॉक होती हैं तो फिर आप उसको IVF या उसका प्लान के हिसाब से आप दे दोगे। अगर ट्यूब्स खुली हैं और फाइब्रॉइड इंडेंट कर रहा है तो मायोमेक्टमी करके उसको सिम्टम्स रिलीव होंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड विद आदर ओवुलेशन इंडक्शन या जो भी वट एवर यू फील लाइक वो करने का। ठीक, चलो बेटा आई एम सो सॉरी बट आई रियली हैव टू गो, then we'll see next time what we can. So, okay, thank you.